अब फाइनली शुरू करते हैं फंड्स को डिस्कस करना। लार्ज कैप फंड हमने इस साल कौन सा पिक किया है। अब हम आते हैं थॉट प्रोसेस पे कि लार्ज कैप के लिए जब हम रिसर्च शुरू कर रहे थे तो क्या थॉट प्रोसेस था। हमें इस कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे अलाइन होना था मेंटली। अब कोई अगर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसका पहला मतलब है कि मोस्ट केसेस में वो सेफ्टी देख रहा है, उसे ब्लू चिप्स की सेफ्टी सिक्योरिटी पसंद है। यानी जब हम एज अ रिसर्च हाउस रिसर्च कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा फंड चुने जो सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज ना करे। हमको इस कैटेगरी में हीरो नहीं बनना है, हमको इस कैटेगरी में ये नहीं देखना है कि कौन सा फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में हो सकता है वो ज्यादा रिस्क भी ले रहा हो। और अगर किसी को रिटर्न ही ज्यादा चाहिए, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड की तरफ जाए, जो हाई रिटर्न चाहता है, वो लार्ज कैप कैटेगरी में आएगा ही क्यों, वो यहां इन्वेस्ट करेगा ही क्यों। हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स नहीं चाहिए और इसीलिए इस कैटेगरी में ना हमने हाईएस्ट परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया है, हमने सेफ्टी और लो कॉस्ट की तरफ ध्यान दिया है। तो जब सेफ्टी की बात आ रही थी तो अगला सवाल आया कि ज्यादा सेफ क्या रहेगा। एक बहुत ही कंजर्वेटिव सा एक्टिव फंड जो एक्टिवली रिस्क को रिड्यूस करे, रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज करे, या हम बस इंडेक्स को ट्रैक करें और हम एक पैसिव फंड को इस कैटेगरी में लें। कौन सा अप्रोच लेना ज्यादा बेटर रहेगा। पिछले 2 सालों से हम इंडेक्स फंड की तरफ जा रहे थे, तो ये डायलेमा इस साल भी था। अब इसमें डेटा ने हमारी मदद की। तो डेटा ये कहता है, तो हमने इंडेक्स का रिटर्न लिया और हमने सारे एक्टिव फंड्स अच्छे बुरे का रिटर्न्स को एवरेज किया और 5 साल के पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स हमने कंपेयर किए। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स क्या होते हैं, इस पे भी मैं जल्दी से एक वीडियो बना दूंगा। फिर हमने सोचा चलो रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स में हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मिली जो ये कहती है कि 66% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स 75% ऑफ द टाइम्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। फिर से सुनिए, 66% एक्टिव फंड्स यानी ज्यादातर एक्टिव फंड्स 75% ऑफ द टाइम्स यानी ज्यादातर समय इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहे पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स लें या रोलिंग रिटर्न्स लें, एक्टिव फंड्स की तरफ जाना इस कैटेगरी में सेंस नहीं बना रहा था। इसलिए फिर से हमें इस बार हमने डिसाइड किया कि वील गो विथ एन इंडेक्स फंड। अब जब इंडेक्स फंड हमने चुना तो एक अगला सवाल आया, कौन सा इंडेक्स लें। सेंसेक्स जिसमें 30 स्टॉक्स हैं, निफ्टी जिसमें 50 स्टॉक्स हैं, या निफ्टी 100 जिसमें 100 स्टॉक्स हैं। क्योंकि हम तो सेफ्टी के लिए जा रहे हैं ना, तो सेफ्टी आती है ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से। सारे फिनेंस की दुनिया हमें यह कह रही है कि ज्यादा स्टॉक्स मतलब ज्यादा सेफ्टी, ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन। और यहां पे रे डैलियो की एसेट कोरिलेशन एंड रिस्क के जो उन्होंने ग्राफ मैप किया है कि कैसे जब आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते हो तो आपका रिस्क कम होता है, तो ये ग्राफ हमें ये बताता है। तो अगर 20 आपने वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स लिए हैं अलग अलग सेक्टर से, तो उसके बाद जब आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ स्टॉक्स तो बढ़ते हैं, लेकिन आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है, उससे रिस्क मीनिंगफुल वे में कम होना बंद हो जाता है। यानी 20 स्टॉक्स के बाद डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होना ना के बराबर हो जाता है। तो जब ये थ्योरी हमारे सामने थी तो समझ में आया कि 50 स्टॉक्स या 100 स्टॉक्स वाले इंडेक्स से बेटर है कि हम सेंसेक्स की तरफ जाते हैं जिसमें कि 30 स्टॉक्स ही हैं। अगर 20 के बाद डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ना के बराबर होता है तो इसमें तो 30 स्टॉक्स हैं। वो थ्योरी अगर थोड़ी गलत भी हो रही है तो भी इसमें 50% का सेफ्टी ऑफ मार्जिन एक्स्ट्रा है, क्योंकि 20 के बदले इसमें 30 स्टॉक्स हैं। इसलिए हमने इंडेक्स चुना सेंसेक्स 30। अब जब हमने इंडेक्स चुन लिया तो अगला सवाल हमारे सामने आया, क्या रूट हम लोगों को सजेस्ट करें। क्या हम लोगों को बोलें कि इंडेक्स फंड की तरफ जाओ या हम उन्हें कहें कि ETF की तरफ जाओ, ज्यादा बेटर क्या है। क्योंकि एक दुविधा थी, जब हम सिर्फ एक्सपेंस रेशो देखते हैं, सिर्फ ऊपर से एक्सपेंस रेशो, ETF का एक्सपेंस रेशो इंडेक्स फंड से कम दिखाई देता है। लेकिन ETF और इंडेक्स फंड में एक मेजर फर्क है। ETF को आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीद रहे हो लाइक अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड को आप AMC से भी खरीद सकते हो, किसी ब्रोकर से भी खरीद सकते हो, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से भी खरीद सकते हो। जिस केस में जो TER है, टोटल एक्सपेंस रेशो, जो इंडेक्स फंड में हमें दिखता है, उसके ऊपर हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी। अगर आप डायरेक्ट प्लान खरीद रहे हो सीधा AMC से या किसी RIA से,
तो आपको एक्सपेंस रेशो के ऊपर इन मोस्ट केसेस कोई कॉस्ट नहीं देनी। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट से ETF खरीद रहे हो तो उसका एक्सपेंस रेशो तो कम है, लेकिन उसके ऊपर आप पे ब्रोकरेज लगेगा और ब्रोकरेज के ऊपर आप पे GST लगेगा। और कन्वीनियंस की एक और बात है कि कई लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और वो कहते हैं हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है। तो क्योंकि ये वीडियो, ये लिस्ट देश में बहुत लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, तो ये जरूरी है कि हम एक ऐसा फंड लेके आए जिसके लिए उन्हें डीमैट अकाउंट खुलवाने की मजबूरी ना हो। ये फंड ऐसा हो जो ज्यादा एक्सेसिबल हो, और ETFs से ज्यादा एक्सेसिबल आज नॉर्मल इंडेक्स फंड्स हैं। आप किसी भी AMC की वेबसाइट पर जाके उसे खरीद लीजिए। तो एक्सेसिबिलिटी की बात थी, वहां इंडेक्स फंड को एडवांटेज था। एक एडवांटेज और था, हालांकि ETFs में अब लिक्विडिटी ठीक ठाक होने लगी है, लेकिन कभी अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई तो, और आपको उस समय बेचना है तो, इंडेक्स फंड में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालो, 1-2 दिन में पैसा आपके खाते में। AMC मना नहीं कर सकती कि हम तो नहीं देंगे पैसा, लेकिन ETF में अगर उस समय कभी गलती से लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई तो, उस समय कोई बायर आपको नहीं मिला तो 0.1% भी लिक्विडिटी रिस्क हम क्यों लें? तो ये 3 कारणों से डिसाइड हुआ कि ETF नहीं, इस बार भी होगा इंडेक्स फंड। और कौन सा इंडेक्स फंड? सेंसेक्स का इंडेक्स फंड। अब जब ये डिसाइड हो गया था कि हमें सेंसेक्स की तरफ जाना है, एक आखिरी सवाल और था हमारी टीम के पास कि हम इंडेक्स को जैसा जैसा है वैसा 100% उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करने वाला फंड लें, या हम फिर एक इक्वी वेटेड इंडेक्स फंड ले लें। अब एक इक्वी वेटेड इंडेक्स फंड क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं। तो अगर हम सेंसेक्स का कंपोजिशन देखें तो उसमें अगर 100 रुपए आपको सेंसेक्स में आप आज डालते हो तो उसमें ये सेंसेक्स का चार्ट अब आपको दिख रहा है। TCS का वेटेज इतना % है, रिलायंस का वेटेज इतना % है, तो अलग अलग वेटेज में आपके 100 रुपए लगेंगे, जितना रिप्रेजेंटेशन उनका इंडेक्स में है। यानी अगर आप आज 100 रुपए इस सेंसेक्स वाले इंडेक्स फंड में डालते हो तो आपके 20 रुपए कंपनी ए में लग सकते हैं, 15 रुपए दूसरी कंपनी में, 10 रुपए किसी तीसरी कंपनी में, 5 रुपए किसी चौथी कंपनी में। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग अमाउंट लगेगा। यानी ऐसे में अगर हम TCS या रिलायंस अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो 30 में से 2 ही स्टॉक खराब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका वेटेज ज्यादा है तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा। तो उन 2-3 बड़ी कंपनियों पे डिपेंडेंस ज्यादा है वर्सेस एक इक्वी वेटेड इंडेक्स फंड जो वही कंपनियां लेगा जो सेंसेक्स में है। 30 कंपनियां हैं, वही 30 कंपनियां लेगा, लेकिन सब में बराबर पैसा डाल देगा। सेंसेक्स में क्या वेटेज है इससे उसको मतलब नहीं, वो तो सारी 30 कंपनियों में 3.33% पैसा डाल देगा। आपका 3 रुपए 30 पैसा 100 रुपए में से सारी की सारी 30 कंपनियों में लग जाएगा, जिससे कोई 1 या 2 कंपनी अगर खराब करती है तो आपका पोर्टफोलियो पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले केस में अगर टॉप वाली कंपनियां खराब परफॉर्म करती हैं तो आपका फंड भी खराब करेगा, अगर वो अच्छा करती हैं तो आपके रिटर्न्स ज्यादा बढ़ेंगे। इस केस में हर कंपनी पे डिपेंडेंस बराबर है। तो ये दोनों में से कौन सा अप्रोच लेना चाहिए?